आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक लेखिका और एक निर्देशिका हैं जिनकी फिल्में बड़ी मशहूर हुई और वो विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। उनका नाम है रीमा राकेश नाथ। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए कि लिखने का शौक है ये आपको कैसे हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पिता जो हैं वो तो एक जाने माने अभिनेता थे, सप्रू साहब। तो फिर ऐसा होता ना कि एक्टर के जो बच्चे हैं वो एक्टर, राइटर वाला मामला कहाँ से आ गया? मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में स्टोरी सेटिंग्स होती थी। मेरे फादर को बहुत शौक था जी लिखने का और घर से भी हमारी 2-3 फिल्में बनी हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो उस वक़्त जावेद साहब के फादर जानिसार अख्तर, एक और राइटर थे उमर ख़याम, वो, और एक हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ही रहते थे, वो भी बड़े मशहूर राइटर हैं, विजय कौल। ओह, तो ये सब हमारे घर में ही बैठते थे। हर शाम, जैसे शाम होती थी तो मेरे फादर के साथ ही सब बैठते थे और अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन होती थी। तो मैं छोटी थी लेकिन मुझे बहुत शौक था सुनने का कि ये क्या बोलते हैं। मैंने खुद भी बचपन में 2 फिल्मों में काम किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। जो एक मेरे फादर ने ही प्रोड्यूस किया था, पतित पावन, और एक नाग चंपा। अच्छा, जो विनोद देसाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे उस वक़्त, और उन्होंने सब नागों पे फिल्में बनाने की ठान ली थी। अच्छा। तो नाग पंचमी, नाग चंपा, तो मेरी फिल्म का नाम नाग चंपा था जिसमें मनोहर देसाई, निरूपा रॉय, मेरे फादर भी थे और ललिता पवार थी, और मैं इन्हीं का बेटा बनी थी। मैं यंग मनोहर देसाई बनी थी फिल्म में। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट तो मैंने 2 फिल्मों में काम किया। उसके बाद तो खैर हम पढ़ाई में सब लग गए तो भूल गए ये फिल्मों में काम करना। शौक वहाँ से ही, मतलब नाचने का, गाने का, और ये स्टोरी का कैसे होती डिस्कशंस। हालांकि मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी जो मैं ग्रास्प कर सकूं पूरी तरह, लेकिन हाँ, वो शौक ने उसी वक्त थोड़ा थोड़ा जन्म लिया था। क्या बात है। और यही शौक आहिस्ते आहिस्ते जैसे मैं, मतलब उम्र में भी बढ़ती गई, मैं कॉलेज गई, मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, तो वहाँ भी मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और मैं हमेशा आई वॉज यूज टू विन। मैं हमेशा विन करती आई हूँ। तो बस यही समझिए, शौक के पीछे मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ था। क्या बात है। और जो सप्रू साहब एक बहुत दबंग और रौबदार शख्सियत रहे हैं फिल्मों में, घर पर वो कैसे थे? सॉफ्ट फादर थे या एकदम रौबदार थे? रौबदार तो घर पे भी थे। मुझे आज भी याद है कि कोई भी फोन हम बच्चों के लिए अगर करता था, पिताजी अगर फोन उठा लेते थे, डैडी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे फोन पे भी बात करने की। मतलब उन्होंने जैसे हेलो कहा, रख दिया जैसे बोलते हेलो, तो फोन वैसे ही रख दिया जाता था। और बाद में हमें बताया जाता था, हमारे फ्रेंड्स सारे हमें यही कहते थे कि भैया अंकल ने फोन उठाया, हमारी तो हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। लेकिन दिल के बहुत ही नरम थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे, बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वो एक अलग शख्सियत थे। जी। अपनी मम्मी के बारे में बताइए, वो किस तरह की थी? मेरी मदर बहुत अच्छी डांसर थी, एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। उनका नाम था हिमावती। उन्होंने भी अपना करियर पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप से शुरू किया था। उनका बहुत हिट प्ले था दीवार, जिसमें उनकी और राज कपूर जी की पेयरिंग बहुत मशहूर हुई है। और वहाँ से फिर मेरी मदर ने 5-6 फिल्मों में भी काम किया। देव साहब के साथ उनकी एक फिल्म थी मोहन, और राज कपूर जी के साथ उनकी फिल्म थी जेल यात्रा। ओहो, जिसमें कामिनी कौशल भी थी। हाँ जी। और अशोक कुमार के साथ संग्राम थी जी, जिसमें नलिनी जयंत भी थी और मेरी मदर भी थी। ये लगभग 46, 7, 8, 9 शायद उसी वक्त इस जमाने की बातें हैं। उसके बाद वो मेरे पिताजी से मिली, मतलब डैडी से मिली, और खैर आगे फिर शादी हुई और वहाँ उनका करियर एंड हुआ। तो इस तरीके से एक फिल्मी माहौल से ही हम बिलोंग करते हैं। हमने
बचपन से बड़े तक फिल्मी एटमॉस्फेयर ही अपने चारों तरफ देखा। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गाना सुना जाए, और मुझे लगता है कि ये गाना हम आपके फादर को डेडिकेट करेंगे, सप्रू साहब को। हाँ, ये गाना तकदीर फिल्म का है। जी, सुनते हैं। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। रीमा जी, आपने बताया कि आप जो हैं वो काफी फिल्मी माहौल में पली बढ़ी हैं, तो फिर एक्ट्रेस बनने की तमन्ना क्यों नहीं पैदा हुई? ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। शुरू में तो मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। अच्छा। और मेरा स्क्रीन टेस्ट भी नरेंद्र बेदी जी ने लिया। वो एक फिल्म बना रहे थे न्यू कमर्स के साथ, उनको मेरा स्क्रीन टेस्ट पसंद आया। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको ले रहे हैं और आपके ऑपोजिट रणधीर कपूर होंगे और रोज मूवीज उस फिल्म को बनाएंगे। अच्छा। और इस फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। ओ, ओ, ओ। तो सब कुछ तय हो गया था और फिल्म अप्रैल में शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली घूमने गई अपनी मदर के साथ, और वहाँ दुर्भाग्य से मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे 1.5-2 साल बेड में रहना पड़ा और मैं आई लॉस्ट द फिल्म। उससे ये फिल्म मेरे हाथ से चली गई। उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म में काम किया, लेकिन वो बात नहीं हुई, जिसका नाम था भारत के शहीद, जो देश भक्ति में बनी है फिल्म जी। और मेरे साथ सुभाष घई थे। अरे वाह। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, वो बात अब नहीं होगी। और साइड रोल्स करने से या ऐसी मतलब फिल्में करने से जो मेरी उम्मीद थी, जो मेरा एक सपना था, वो मुझे साकार होता हुआ नज़र नहीं आया। इससे मैंने एक्टिंग छोड़ के, रिकू जी से मेरी मुलाकात हुई उसी वक्त और मैंने उनसे शादी कर ली। और शादी के बाद कुछ अरसे के बाद, जब मेरी बड़ी बेटी शाइना के जन्म के बाद, मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना राइटिंग शुरू की जाए, क्योंकि वो तो था ही साथ में, हमेशा गाने लिखने का शौक़ था। बल्कि मैंने अपनी 2 फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जिसमें से मोहब्बत का गाना एक जो है वो मैंने लिखा, और भी एक फिल्म का गाना लिखा। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं कहानी भी लिखूं, और मैंने कहानी लिखी। मैं जी ओम प्रकाश जी के पास गई, क्योंकि इससे पहले वो मेरी एक कहानी बना रहे थे जिसका नाम था सहारा। अच्छा। जिसमें जितेंद्र, रति अग्निहोत्री और राकेश रोशन थे, और वो फिल्म पूरी बनी। उसका म्यूज़िक भी कल्याण जी आनंद जी का था, रिलीज़ भी हुआ उनका म्यूज़िक। लेकिन
समझ ही नहीं आया मुझे कि वो पिक्चर क्यों नहीं लगी आज तक। तो जब मैंने साजन की कहानी लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साजन से पहले मैंने नाकाबंदी लिखी है, मैंने पाप का अंत लिखा है, मैंने सलाब लिखा है, मैंने गरजना लिखा है और सहारा। तो जब मुझे लगा कि साजन एक ऐसी कहानी जिसमें क्यों ना मैं सब डिपार्टमेंट्स अपने हाथ में ले लूँ। मैं कहानी भी मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले भी मैं इसका लिखती हूँ, मैं डायलॉग्स भी इसका लिखती हूँ, और ये कहानी लेके क्यों ना मैं लोगों को अप्रोच करूँ। तो फिर से एक बार मैं ओम प्रकाश जी के पास गई और मैंने उन्हें सुनाया। उस वक़्त जे ओम प्रकाश जी सोच रहे थे कि अब इसके बाद फिल्में नहीं बनाना है। अर्पण लास्ट फिल्म थी उनकी और उसके बाद वो नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा समय देना, मैं बताता हूँ आपको। और मुझे लगा कि शायद नहीं बनाना चाहते हैं अब फिल्में। तो मैंने सुधाकर बोकाड़े, क्योंकि वो अक्सर फ़ोन करते थे हमारे घर पे रिकू जी के लिए, क्योंकि रिकू जी माधुरी दीक्षित जी का काम संभालते थे, तो फ़ोन अक्सर आता रहता था उनका। तो मैंने उन्हें खुद अप्रोच किया और मैंने कहा देखिए ये एक नया दौर चल रहा है। सूरज बरजाटिया ने ये प्रूव कर दिया कि लव स्टोरीज आज भी हिट हो सकती हैं अगर अच्छी लिखी जाएं, अच्छी बनाई जाएं। और उन्होंने ये प्रूव किया। मैंने प्यार किया उस फिल्म से। तो कहने लगे आपको लगता है कि ये फिल्म लॉरेंस डिसूजा डायरेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, अगर फिल्म अच्छी बनाई जाए विद हर प्रॉपर स्टार कास्ट, सबके साथ अच्छा म्यूजिक हो, तो क्यों नहीं हिट हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल ही आ जाइए। और मैं चली गई उनके घर और उनको कहानी सुनाई और आधा घंटे में ये फैसला उन्होंने कर लिया कि मुझे ये फिल्म बनानी है। वाह वाह। और वो साजन थी। क्या बात है। साजन का यहाँ पर गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात हाँ करेंगे। जी। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं यहाँ पर? सारे गाने ही हिट थे उस फिल्म के, तो जो कि लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। हालांकि मेरी पसंद तो मेरा दिल भी कितना पागल है, लेकिन लोगों की पसंद थी देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार। वाह, सुनते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। पलके झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं, अब दिल तेरे में तो कहीं चैन न पाऊं। पलके झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं, अब दिल तेरे में तो कहीं चैन न पाऊं। तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार।
रीमा जी, आपने बताया कि लिखने का शौक आपको लगातार था और फिल्म भी आपने एक साइन की, लेकिन किसी वजह से वो सब हो नहीं सका। जब जिंदगी में बहुत शुरुआती दौर में ही असफलताएं नजर आ रही थी, सहारा रिलीज नहीं हुई, बन के तैयार हुई, बहुत सारी उम्मीदें बंध जाती हैं कई चीजों से, लेकिन जब रास्ते आगे चल के बंद हो गए तो कहीं ऐसा नहीं था कि निराशा सी आने लगी हो? आप ठीक कह रहे हैं, निराशा तो बहुत आई जी। और हिम्मत भी हार रही थी। कई मुझे मौका मिलेगा फिर से या मैं कामयाब होंगी कि यही होता रहेगा कि पिक्चरें बनेंगी और बंद होगी। एक और फिल्म भी जो मैंने लिखी थी, गरजना, जिसमें विनोद खन्ना, श्रीदेवी और ऋषि कपूर थे, वो भी फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज नहीं हुई आज तक। तो ये दो बड़ी फिल्में जो नहीं हुई, इससे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे पति राकेश नाथ जी, जो कि रिकू के नाम से काफ़ी मशहूर है इंडस्ट्री में, उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी और बोला कि नहीं, कोशिश करते जाना चाहिए, लिखते जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी असफल नहीं रहती, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिले। राकेश जी से आपकी मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई थी? राकेश जी तो पंजाब के हैं और जलंधर में रहते थे, लेकिन इनको भी फिल्मों का बहुत शौक था, ये भी कुछ करना चाहते थे फिल्म में, तो ये बॉम्बे आए थे और यहीं स्ट्रगल कर रहे थे। और मेरी मुलाकात रिश्तेदार थे एक हमारे, उनके थ्रू हुई और उसके बाद की तो कहानी एक और ही बन गई। आप लोगों ने कब शादी का फैसला किया था? ये भी अजीब सी बात है कि एक साल ही की मुलाकात में हम लोगों ने, दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम शादी करेंगे और साथ में ही स्ट्रगल करेंगे। अच्छा अच्छा, तो राकेश जी और आपने फिर साथ में स्ट्रगल किया या आपने घर की जो है बागडोर संभालना ज्यादा मुनासिब समझा? नहीं जी, ये तो उन्होंने ही संभाला। राइटिंग मेरा पैशन भी था और मेरा शौक भी था, और बस शौक के बलबूते पे ही मैंने काम किया। ये नहीं कि मैंने कुछ घर में अपने कुछ पैसे लाके कंट्रीब्यूट किया, ये तो मैंने कभी नहीं किया है। जी जी। मेरे पैसे हमेशा मैंने ही यूज़ किए हैं, उन्होंने तो कभी इसके लिए कुछ बोला भी नहीं। बड़े खुददार इंसान हैं, बड़े मेहनती हैं और ऐसी कभी कोई बात नहीं आई हम। राकेश जी के लिए एक गाना डेडिकेट कीजिए, कौन सा गाना होगा? ये गाना रानी और सैफ की फिल्म का है और ये गाने के वर्ड्स थे ओ में शोना, हाँ, शोना। तो आइए सुनते हैं तारारम पम फिल्म का ये गाना। तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ, तुम्हीं मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना, हे शोना, हे शोना।
अच्छा, अब साजन के बारे में हमने बातें की थी और आपने बताया कि काफी कन्विक्शन था आपका कि दौर बदल चुका है और लव स्टोरीज सफल हो रही हैं। हाँ जी। साजन की मेकिंग से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताइए जो हम नहीं जानते हैं। जब साजन की कास्टिंग हो रही थी जी, तो उस वक़्त हमने सोचा था कि सलमान खान, आमिर खान और माधुरी इनकी पेयरिंग करें, लेकिन आमिर को हेजिटेशंस थे, जो बाद में उन्होंने कहीं बोला भी कि उनकी यहाँ थिंकिंग रॉन्ग गई। जी, तो वो कुछ वक्त ले रहे थे, ज़्यादा सोच रहे थे, डायरेक्टर का भी काम देखना चाहते थे कि क्योंकि लॉरेंस जी ने इससे पहले अलग किस्म की फिल्में बनाई थी और ये लव स्टोरी थी, तो डेफिनेटली हर एक्टर ज़रा कॉन्शियस होता है। तो वो हर के बारे में, मैं भी एक नई राइटर थी और इसलिए वो ज़्यादा समय ले रहे थे सोचने का। और सुधाकर बोकाड़े बहुत ही जोरदार जानदार प्रोड्यूसर थे उस वक्त, तो वो किसी के लिए रुकना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा नहीं, दूसरी चॉइस क्या है। तो उस वक्त रिकू जी ने सजेस्ट किया संजय दत्त, और मैं हैरान हो गई कि संजय दत्त इस रोल में। बिल्कुल तो सही बात है। रिकू ने मुझे यही कहा कि उनके पिताजी सुनील दत्त साहब ने भी हर किस्म का रोल किया है और उन्होंने भी एक ऐसी फिल्म की थी जिसमें कि वो हाथ से भी, और उनका पैर भी ठीक नहीं था, उनका हाथ भी ठीक नहीं था, साउथ की फिल्म थी, आई थिंक खानदान। जी, तो उन्होंने ये काफ़ी स्ट्रांगली पुटअप किया कि नहीं, संजय दत्त को सुनाना चाहिए और संजय दत्त ही सूट करेंगे इस रोल में। तो मैं संजय दत्त को स्टोरी सुनाने गई और मड आइलैंड में वो शूटिंग कर रहे थे उस वक्त। ओहो, तो मैं जब गई तो वो आए, बैठे मेरे साथ और कहानी सुनी उन्होंने और उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं करूँगा और आप अगर बोलें तो मैं अपने फादर की तरह हाथ भी ऐसे रख सकता हूँ और ये। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, इतना नहीं, इतना मेलोड्रामा भी नहीं चाहिए और ना इतनी पिटी चाहिए। इट्स जस्ट एक ही, जैसे होता है ना कि आप ठीक तरह चल नहीं पा रहे हैं और वो भी बड़ा लाइटली। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली आई विल साइन द फिल्म। तो बहुत जल्दी साइन हो गया, वक्त ही नहीं लिया उन्होंने सोचने का। फिर बाद में आप देखिए कि इट बिकेम अ हिस्ट्री की अपना संजू एक अलग किस्म के रोल में आए, लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया और आज भी उनको लोग उस रोल में बहुत याद करते हैं। और उसके बाद तो कई दफ़ा जब हम मिलते थे तो वो हमेशा यही कहते थे, कमाल है ना, कैसे मतलब इट इज़ सच अ गुड स्टोरी एंड सच अ गुड फिल्म बनी। और ये, और तो यही होता है कि क्या सोचता है इंसान और कौन आता है उस रोल में। लेकिन अगर कहानी में स्टोरी लाइन पावरफुल हो, एक राइटर की कन्विक्शन पावर स्ट्रांग हो, तो वो कन्विंस कर सकता है आर्टिस्टों को भी और ऑडियंस को भी। जी, सलमान खान और संजय दत्त का जो पेयर था वो भी एक अनूठा पेयर था उस जमाने के लिए, जिस तरह से आपने कास्ट किया था। माधुरी जी थी, ये जो कास्टिंग थी, इसको लेके कहीं कोई हेजिटेशन या कोई बात थी, या इतने बड़े 3 सितारे एक फिल्म में थे तो कोई किसी तरह का की खींचतान जो होती है कि मेरा रोल ऐसे मुझे तो कोई महसूस नहीं, बल्कि इसके बाद तो संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं। बिल्कुल, और ऐसा कोई नहीं था, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, सब मिलजुल के काम कर रहे थे और सब यही कोशिश कर रहे थे कि जितना अच्छा हो सके उतना करें। नदीम श्रवण ने भी बहुत अच्छा संगीत दिया। बहुत बड़ी हाईलाइट थी वो इस फिल्म की, साजन का जो संगीत था। हाँ, उसके बारे में बताइए, जब वो तैयार हो रहा था क्या आपको लग रहा था कि ये सारे गाने जो हैं एक साथ पूरे गाने पॉपुलर होने वाले हैं? हाँ जी, मुझे बिल्कुल ये लगा कि ये सारे गाने हिट होंगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है म्यूज़िक का। तो मैं हर म्यूज़िक सेटिंग में प्रेजेंट थी और हमने सब ने मिलके ही गाने चुने हैं। मैंने, सुधाकर बोकाड़े ने और म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण तो थे ही, समीर जीत भी थे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ऑल द सॉन्ग्स जितने भी हैं, हर गाना एक से एक बढ़ के होगा। आज भी वो गाने खूब सुने जाते हैं और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में इस फिल्म के दूसरे गाने की जगह बिल्कुल बनती है। बताइए कौन सा गाना बजाया जाए साजन का? जिए तो जिए कैसे बिना आपके। सुनते हैं। जिए तो जिए कैसे, हाय
आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी। हर दर्द सह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी। हर दर्द सह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी। दर्द जुदाई सह ना सकूंगी, तेरे बिना मैं रह ना सकूंगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारी मेहमान हैं लेखिका और निर्देशिका रीमा राकेश नाथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। साजन की सफलता ने आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव लाए थे रीमा जी? मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी हिट होगी। जी, उस वक्त साजन वॉज प्लैटिनम जुबली। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली तो होता ही है, एक प्लैटिनम जुबली भी सुनने मिला। और सब लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई कि हर फिल्म जो भी मैं लिखती थी उसकी तुलना साजन से ही होती थी। बिल्कुल। और ऐसे होता है कि अपने ही इमेज से कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और ये बहुत मुश्किल काम हो जाता बहुत है। ज़्यादा मुश्किल। लेकिन वो फिल्म में हर चीज़ परफेक्ट रही, हर चीज़ जैसे बोलते हैं ना सही जगह से बैठ गई। तो बस आज तक कोशिश कर रहे हैं कि साजन फिर से लिखी जाए। बिल्कुल। साजन के बाद आपकी जो दूसरी फिल्म आई वो कौन सी थी? उसके बाद मेरी
होम प्रोडक्शन दिल तेरा आशिक, जो कि अगेन लॉरेंस डिसूजा ने डायरेक्ट किया था, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, कादर खान जी। और कॉमेडी फिल्म थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रोफेसर से बड़ी प्रभावित रही हूँ, उसी को मैंने हीरोइन ओरिएंटेड में माधुरी दीक्षित के साथ किया और कोशिश की कि एक हटके कुछ हो जाए, क्योंकि अगेन इमोशनल लव स्टोरीज लिखने से थोड़ा सा चेंज मिले। जी जी। तो इसलिए मैंने दिल तेरा आशिक लिखी। इस बार आप लोग प्रोडक्शन में भी आ गए थे, तो कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि काफी कुछ दांव पर लगा होता है। और आपने बताया कि साजन तो बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी, तो जाहिर है कि अब उससे बड़ी लकीर खींचने वाली जो बात है वो आ गई थी। लोगों को यही उम्मीद थी। पिक्चर ठीक गई, बट साजन वाली बात नहीं हुई। लेकिन कॉमेडी उस फिल्म की काफी सराही गई। और हाँ जी, गाने भी बहुत हिट हुए हैं। माधुरी ने काम भी बहुत अच्छा किया है डबल रोल में। माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी लगभग सारी फिल्में कहा जा सकता है कि माधुरी दीक्षित के साथ हैं, और ये एक कॉशियस एफर्ट था या फिर ये बात थी कि राकेश जी चूंकि माधुरी का काम संभाल रहे थे, या फिर ये रोल्स माधुरी के लिए लिखे जा रहे थे, क्या हो रहा था? खैर ये तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि साजन से पहले जो मैंने फिल्में लिखी हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया नाकाबंदी थी श्रीदेवी और सोनम के साथ, जी, दूसरी हीरोइंस थी, और पाप का अंत में माधुरी तो थी लेकिन हेमा मालिनी भी थी, और सैलाब में माधुरी थी, और गरजना में अगेन श्रीदेवी थी जी। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे कि क्योंकि रिकू जी माधुरी के साथ जुड़े हुए थे काम में, तो जब भी स्टोरी सुनाओ तो सबसे पहले, क्योंकि वो हिट भी थी, बड़ी स्टार थी, तो लोग यही कहते थे कि क्या माधुरी जी करेंगे। तो यही होता था कि जी सुनाइए माधुरी जी को, अगर उन्हें पसंद आएगा तो करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। और मैंने अपने टोटल करियर में 10 फिल्में लिखी हैं, जिसमें मैंने आपको अपना सब बताया है कि ये हीरोइंस थी और ये थी। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये कोशिश की या रिकू जी ने कोशिश की, ये अपने आप ही प्रपोजल्स बनते गए। जी जी जी। दिल तेरे आशिक का गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? हो दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे, अब ना छुपाना किसी बात को। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है।
रीमा जी, फिल्म लिखना कोई आसान काम नहीं होता। कहीं आपने स्क्रीन प्लेज लिखे खाली, लेकिन स्क्रीन प्ले और उसके बाद स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तीनों लिखना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कितनी मशक्कत का काम है ये आपके लिए या किसी भी राइटर के लिए? हाँ जी, इस काम तो खैर सभी काम मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव है, जॉब है, इससे ज़्यादा मुश्किल होता है और इसे बड़े संभाल के हर डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता है। जैसे कि पहले तो स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसका स्क्रीन प्ले होता है, फिर डायलॉग्स लिखे जाते हैं। अगर शौक है आपको तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी कुछ कठिन होता है, क्योंकि ये फ्लो में आता ही है। जब आप स्टोरी सोचते हैं तो आप सीन्स भी सोचते हैं, जब आप सीन्स सोचते हैं तो आप एक लेयर डायलॉग का लगाते जाते हैं, कच्चा लेयर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर उसको फिनिश टच देते हैं। कितना वक्त लगता है? जैसे साजन की हम मिसाल ले लें तो कितना वक्त इस फिल्म को लिखने में लगा होगा आपको? अबाउट 2-3 मंथ्स, क्योंकि स्टोरी पहले लिखी गई, फिर वो सुनाया गया, फिर एक दफ़ा ओके हुआ, फिर स्क्रीन प्ले लिखा गया, फिर डायलॉग्स लिखे गए, फिर चेंजेस भी डायरेक्टर के साथ बैठ के थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता ही रहता है। शूटिंग के दौरान भी बदलाव होते हैं? हाँ जी, शूटिंग के दौरान कोई मेजर बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ डायलॉग्स का, कुछ जैसे ये डायलॉग ज़रा सा डिफ़िकल्ट है तो इसे काट के ज़रा आसान कर दीजिए, इस टाइप की बातें छोटी मोटी हुई, बट नॉट एनी मेजर चेंज कभी नहीं हुआ है साजन में। तो जी, साजन में मुझे कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट की जो मैं चाह रही थी वही हो रहा था और वही कर रहे थे, मतलब इंटरफेरेंस बहुत कम थी। क्या बात है। इसके बाद मेरे ख्याल है याराना आई, फिर से माधुरी दीक्षित थी। याराना का भी अजीब चक्कर है, क्योंकि मैंने याराना लिखी और वहाँ अब्बास मस्तान दरार नाम की फिल्म मतलब बना रहे थे, जिसमें जूही चावला थी, ऋषि वहाँ भी थे, ऋषि हमारे पास भी थे जी। वहाँ अरबाज था और हमारे पास राज बब्बर थे उस वक़्त, और तीसरी जगह पार्थो घोष थे अग्नि साक्षी के साथ, हमारे पास डेविड धवन थे, और पार्थो घोष अग्नि साक्षी के साथ नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला। तो देखिए तीनों हीरोइन जो उस वक्त की टॉप की थी, तीनों सिमिलर सब्जेक्ट्स में आई और वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उनका जो रावण था सबसे स्ट्रॉन्ग था, डेट इज़ नाना पाटेकर। जी जी जी। रीमा जी, आपने बताया कि याराना जो है वो उतनी चल नहीं पाई, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट है वो उतना दूसरों की फिल्म में उतना पावरफुल था, आपकी फिल्म में उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इसका संगीत काफी चला। संगीत तो बहुत बड़ा हिट था जी, सी ने रिलीज किया और खूब पैसा कमाया होगा, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा हिट था। इससे ज़्यादा अफसोस हुआ कि फिल्म को जब म्यूजिक का सपोर्ट मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अग्नि साक्षी इन तीनों फिल्मों में सबसे बेस्ट अग्नि साक्षी गई, क्योंकि सेम सब्जेक्ट के तीनों सेम ही सब्जेक्ट पे थे, लाइन पे, तीनों सेम लाइन पे थे जी जी। तो अग्नि साक्षी बेटर थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जहाँ राम के आगे रावण स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल होता है, तो वहाँ ड्रामा ज़्यादा अच्छा बनता है। और नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनको वो रोल जो मिला वो ऐसे लगा कि जैसे उन्हीं के लिए बना हुआ था, और उन्होंने बहुत खूबी से निभाया उस किरदार को। तो और अच्छा है कि जो पिक्चर अच्छी है उन्हीं को चलना चाहिए, चाहे वो मेरी लिखी हुई हो या किसी की लिखी हुई हो जी। याराना का गाना सुने? जरूर। कौन सा? मेरा पिया घर आया। सुनते हैं। मेरा पिया
माधुरी दीक्षित के बारे में ऐसी उनसे जुड़ी हुई घटनाएं बताइए, दिलचस्प घटनाएं शूटिंग के दौरान जो हुई हों और जो आपको याद रह गई हों। हम लोग शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में जी। यही फिल्म याराना के लिए, और एक डुएट सॉन्ग ऋषि कपूर और माधुरी पे फिल्माया जा रहा था, और माधुरी को इस गाने में शिफॉन साड़ी पहननी थी। और इतनी ठंड थी स्विट्जरलैंड में कि बर्फ़ पड़ रही है और सब गर्म कपड़ों में बैठे हुए हैं, शूटिंग जो देख भी रहे हैं, जो ऑफ द शॉट जो हैं वो भी झट से कोटों में घुस जाते थे एंड ऑल। लेकिन माधुरी शिफॉन साड़ी में उन्होंने पूरा गाना ये शिफॉन साड़ी में ही किया, और बहुत अच्छी तरह। हालांकि कोई और हो तो बोले भाई ये गाना यहाँ क्यों, जब इतनी ठंड है, और ऐसे दिखाना है कि जैसे कि जी स्प्रिंग के मौसम में गाया जा रहा है। लेकिन बेसिकली बहुत, तो इससे पता चलता है कि वो कितनी प्रोफेशनल है जी, डेडिकेशन, और डेडिकेशन भी उनके अंदर बहुत है, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, क्योंकि इतना हर चीज़ को इतनी जल्दी समझ लेती हैं, चाहे रोल समझ लीजिए या नृत्य में जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स भी। सरोज खान हमेशा उनकी फेवरेट रह चुकी हैं, और सरोज जी ने बहुत अच्छी तरह मेहनत भी किया गानों पे, और माधुरी ने भी बहुत मेहनत करके गानों के अंदर बहुत अच्छा नृत्य भी किया है। हालांकि एक गाना और था याराना का जो क्लाइमेक्स में आता है, राज बब्बर के सामने उन्होंने किया। अगर आपने ये पिक्चर देखी हो तो आप खुद ही बोलेंगे कि क्या, मतलब देखते देखते हर नृत्य को जो समझते हैं उनके मुंह से वाह निकल जाती है। जिस तरीके से उन्होंने जो स्टेप्स किए, बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप्स थे, लेकिन क्या खूबी से किए। कहने का मतलब यही है कि माधुरी दीक्षित एक कंप्लीट एक्ट्रेस है। साजन से जुड़ी हुई कोई घटना इस वक्त याद आ रही हो? साजन की शूटिंग से जुड़ी कोई इंटेंस सीन या कोई ऐसी खास बात? देखिए, साजन की शूटिंग पे मैं जाती थी सेट पे और आती थी, ज़्यादा बैठती नहीं थी क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं थी फिल्म की जी। और जब मेरी ज़रूरत होती थी तो मुझे बुलाया जाता था। लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स सीन में मैं ज़रूर थी, क्योंकि मुझे देखना था कि वो सीन कैसे फिल्माया जा रहा है। उसके लिए मैं ज़रूर, जब तक वो सीन ख़त्म नहीं हुआ, जब तक मैं सेट पे खड़ी रही हूँ। क्या बात है। लेकिन तीनों ने इतना अच्छी तरह वो सीन किया है। और माधुरी का तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी जितनी फिल्में वो करती आई हैं और करती हैं, और उन्होंने हर फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। हर डायरेक्टर की वो फेवरेट रही हैं, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी वो पिकअप करती हैं, जो भी उनसे उम्मीद होती है उससे बढ़ के ही करती हैं जी। तो इसके बाद जो आपकी फिल्म आई मोहब्बत, उसमें तो आपने डायरेक्शन की बागडोर भी संभाली थी। हाँ जी। कितना हेजिटेशन था और कितनी बड़ी चुनौती लग रही थी एक फिल्म का निर्देशन जिसे आपने खुद ही लिखा हो? और देखिए, जब आदमी लिखता है फिल्म उसके सामने ही होती है, पूरी फिल्म, तो वो उस वक्त पेपर पे तो उतार लेता है, लेकिन बहुत क्लियर होता है कि उसे क्या चाहिए। उस सीन से भी, उन आर्टिस्टों से भी वो बहुत अच्छा, एक राइटर, एक एडिटर भी डायरेक्टर के बहुत, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समझ लीजिए। तो जो लिखते हैं और जो एडिट करते हैं उनको डायरेक्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता, क्योंकि उस पिक्चर को ऑलरेडी, वो कहानी को ऑलरेडी देख चुके हैं अपने सामने। बिल्कुल, खाली पब्लिक को दिखाना है उनको। मोहब्बत के बारे में बताइए कि ये फिल्म आपके दिल के कितने करीब है? मेरे दिल के करीब तो मेरी हर कहानी है जो भी मैं लिखती हूँ, क्योंकि जैसे भी कहते हैं कि हर बच्चा माँ को प्यारा होता है, वो बात और होती कि कोई अच्छा निकलता कोई नालायक निकलता तो वैसे ही कहानी का भी होता है कि हर कहानी अच्छी लगती है, और हर कहानी में राइटर यही सोचता है कि ये तो कमाल कर दिया मैंने। जी। बट ये तो पब्लिक बताती कि कमाल है कि नहीं। आरज़ू के बारे में बताइए। आरज़ू में अगेन लव ट्रायंगल, मुझे लगता है लोगों ने स्टैम्प भी लगा दिया था कि ये ट्रायंगल स्पेशलिस्ट। तो आरज़ू में अक्षय कुमार, सैफ अली उस वक़्त बहुत हॉट पेयरिंग थी इनकी, और हिट पेयरिंग थी, तो इनको लाया गया इस कहानी में। दोनों को मैंने कहानी सुनाई और माधुरी इनके साथ थी। तो उसमें भी यही था कि जब दो
फेमस एक्टर आ जाएं एक सेटअप में तो लेखक है उसको थोड़ा सा टफ टाइम होता है दोनों को सुनाते वक्त, बिल्कुल, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि कहीं मेरा रोल 19-20 तो नहीं है, दूसरा से बोलता है नहीं मेरा तो नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा ये फील किया और ये ही बोला है कि अगर किसी को थोड़ी शिकायत है तो इससे अच्छा है कि आप दोनों एक साथ ही बैठ के सुन लीजिए तो भी अच्छा। तो उसमें ये नहीं होगा कि जो मैं सुना रही हूँ वो आप दोनों ही एक साथ होंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि भाई किसी के साथ बेइंसाफी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ नरेशन। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ये बेस्ट वे है नरेट करने के लिए। जी, आरजू का गाना सुने फिर आगे चलते हैं। हाँ जी जरूर। उसका एक गाना बहुत प्यारा है, एक शब्द तो पे बड़ा उन्होंने एम्फसाइज किया है और हर लाइन में वो तो आता है। क्या बात। बड़ा प्यारा रोमांटिक गाना है, तो सुनिए। सुनते हैं। तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल 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 है ये मेरा, तो तेरा घर ये नहीं है, तो जगह खाली नहीं है। झूठी कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। झूठा अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, मैं अपने हजारों जन्म वहां अपनी धड़कन बिछा दूं, जहां तू मेरी जान रखे कदम। तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे। तेरा दिल है घायल दीवाना है पागल, जो मरता है मुझ पे मरे। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम, जान जाएगी मेरी जिंदगी, तू है मेरी। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। रीमा जी, हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म की बात कर ली जाए, एक इसकी जो कास्टिंग है उसको देख के लगता है कि बड़ी डिफिकल्ट फिल्म रही होगी सलमान खान और शाहरुख की। ये जब केसी बुकाड़िया ने मुझे अप्रोच किया था, ये साउथ की फिल्म है और वहाँ की मतलब रीमेक है, तमिल रीमेक। तो डायरेक्टर जो थे उन्हें ना तो हिंदी आती थी
और ना इंग्लिश आती थी, जी। और वो खाली तमिल में बात करते थे। तो उनका एक इंटरप्रेटर रहता जो हमको बोलता था कि ये बोल रहे हैं। ओहो। तो जब हमें कहानी सुनानी थी शाहरुख खान को और सलमान खान को और माधुरी को, तो बस फिर मैं जाके उनसे सब समझ लिया था। पिक्चर देख ली थी मैंने तमिल में, और जो स्क्रिप्ट था उनका तमिल का वो रोमन इंग्लिश में आया था, तो वो भी मैंने सीन्स बाय सीन्स पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे डायलॉग्स लिखना था उस फिल्म का। प्लस मुझे कुछ लगा कि ये चेन्नई मतलब साउथ के लिए ये स्क्रीन प्ले करेक्ट है, बट इसमें कुछ चेंजेस, क्योंकि हम पूरे इंडिया के लिए लिख रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए लिख रहे हैं, और हमें हर स्टेट तक पहुंचना है, तो इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो मैंने किया स्क्रीन प्ले में भी। और जो डायलॉग्स हैं वो तो खैर मैंने लिखा ही है। तो ये फिल्म को बनते बनते 4 साल लग गए। अगर ये फिल्म जल्दी बन के लग जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन थोड़ा इस बात की फीलिंग है कि थोड़ा डिले हुई, लेकिन फिर भी पिक्चर अच्छी गई, लोगों को पसंद भी आई ये फिल्म। बिल्कुल। हाँ जी। अभी भी टेलीविजन पर इस फिल्म को बड़े शौक से देखते हैं लोग जब भी ये फिल्म दिखाई जाती है। हाँ जी, और इसका ये गाना टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। कितना मुश्किल रहा होगा सलमान खान और शाहरुख के लिए लिखना एक साथ, वो भी? नहीं, वो ही मैंने जैसे आपको कहा, जब सुनाने जाओ वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट एनी हाउ दोनों ही अच्छे एक्टर हैं, दोनों अपनी जगह मतलब बिग हीरोज़ हैं आज, इतने बड़े स्टार्स हमारी इंडस्ट्री के, तो दोनों ने सुन के दोनों को पसंद आया। बस यही बात बड़ी मज़ेदार होती थी कि डायरेक्टर को समझाना बड़ा मुश्किल होता था, चाहे मुझे या किसी को। फिर बाद में मुझे अपने असिस्टेंट को उनके पास रखना पड़ा, जो मेरी बात उन तक समझाए इंग्लिश में। इंग्लिश फिर भी थोड़ा बहुत समझने लग गए थे, लेकिन जब शुरू में आए थे तो ना हिंदी ना इंग्लिश। ओहो, तो काफी मुश्किल हुआ था। रीमा जी, काफी वक्त हो गया, इन दिनों में आप खामोश क्यों हैं? मैंने अभी लिखना शुरू किया फिर से एक स्क्रिप्ट जी, और बड़ा सोच समझ के, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो भी एटमॉस्फेयर मैं देख रही हूँ, जो पिक्चरें बन रही हैं, बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं, हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि डर्टी पिक्चर, और अभी मैंने कहानी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, विद्या बालन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सब देख रही हूँ, जो इर्द गिर्द फिल्में बन रही हैं, जो नहीं चल रही हैं, जो चल रही हैं, तो ये सब देखते हुए अब मैंने शुरू किया है एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, और बहुत कोशिश करूँगी, बहुत जल्द ही सुनाऊँगी, जैसे कि पहले सुनाने गई थी फिर सुनाने जाऊँगी जी। और देखें अगर पसंद आएगी तो फिल्म ज़रूर बनेगी। जी, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए कि एक तरफ घर परिवार है, प्रोफेशनल लाइफ है, इन सब चीज़ों को एक साथ किस तरह से संभाला आपने? पता नहीं, या तो ऊपर वाले ने शक्ति कुछ ज़्यादा ही दे दी उसको और था थोड़ा डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी लगी, थोड़ी तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि बच्चों को छोड़ने दिल नहीं करता था ज़्यादा देर तक। और लेकिन मैंने ना घर की लाइफ निगलेक्ट की, मतलब बच्चों को भी कोई शिकायत नहीं है मुझसे कि भाई हमारी मम्मी हमें छोड़ के घूमती फिरती रही हैं या लिखती रही हैं और हम निगलेक्ट हो गए, ये नहीं। मैंने दोनों रोल जितना हो सकता है निभाया। क्या बात है। बच्चे निगलेक्ट होने दिए और ना करियर, जब तक मैंने काम किया ना मैंने अपने करियर को निगलेक्ट होने दिया। जहाँ जिसको मेरी ज़रूरत पड़ती थी मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। एक लेखक के साथ सबसे अजीब बात ये होती है कि वो फिल्म की जान होते हुए भी पर्दे के पीछे रहता है और उसको वो पहचान नहीं मिलती जो एक कलाकार को मिलती है, या आजकल तो निर्देशक को भी मिलने लगी है। ये शिकायत कभी मन में आती है कि एक लेखक जो है वो पर्दे के पीछे सिमटा सा रह जाता है? कुछ हद तक है, लोगों की ये सोच है, लोगों का ये कहना है कि जो बिहाइंड द स्क्रीन है वो उनको शायद ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते, लेकिन ये बात मेरे करियर में इतनी नहीं रही है, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी इज्जत और इतना नाम दिया साजन से कि मैं जहाँ भी जाती थी लोग मुझे पहचान लेते थे। मतलब मैं अगर कोई रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो कोई चल के आ रहा मेरे पास और कह रहा है मैम आपने साजन लिखी है, तो ये खुशी महसूस होती थी बड़ी कि मेरी एक पहचान है।
जी जी। और मुझे बहुत इज्जत मिली इस फिल्म से, बहुत नाम मिला इस फिल्म से। तो मुझे महसूस नहीं हुआ, मतलब मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी मेरी फ़ोटोज़ छपी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं जानते या मुझे कोई कमी महसूस हो रही है, नहीं। और बीइंग अ राइटर, मैं इतना भी नहीं चाहती हूँ कि मैं सबके सामने घड़ी घड़ी आऊँ और लाइमलाइट में रहूँ। थोड़ा, हर राइटर को थोड़ी सी आदत है इंट्रोवर्ट रहने की, तो मैं बेसिकली आई एम इंट्रोवर्ट, तो मैं ज़रा अपने में भी रहना पसंद करूँगी, ना कि हमेशा ही सबके सामने। लगी जैसे एक्ट्रेस की लाइफ होती है कि दे आर पब्लिक फिगर्स, तो हम लोग इतने नए भी हो तो चलता है। चलते चलते विविध भारती के अपने श्रोताओं से अपने मन की क्या बात आप कहना चाहती हैं बतौर फिल्म लेखिका और बतौर एक मशहूर शख्सियत? मैं तो यही कहूँगी कि जो मेरे देश के जवान कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये सोच के कि जिन कठिनाइयों से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बड़ा काम तो वही कर रहे हैं, और आई सैल्यूट देम, आई सैल्यूट द पीपल हु हैव लेड देयर लाइफ्स, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, और मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ जो आज भी हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे लेखिका और निर्देशिका रीमा राकेश नाथ से यूनुस खान की बातचीत। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे ने दिया और विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया कल्पना शेट्टी ने। आज के मेहमान।